डीएनए में आज सबसे पहले हम उस दर्दनाक खबर का विश्लेषण करेंगे जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से हमारे पास आई है। एटा के अलीगंज में आज एक सड़क दुर्घटना में 12 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। एटा में हुआ हादसा कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये लापरवाही, रिश्वतखोरी और नियमों के उल्लंघन का एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे देश को आज गुस्सा आना चाहिए। अब जरा सोचिए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को आज सुबह अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखे होंगे, उन्हें जब अपने बच्चों के शव उठाकर घर लौटना पड़ा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। एटा के 12 परिवारों के दर्द को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चे जब मरते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। जिन देशों में रहने और जिन देशों जैसा बनने के सपने हमारा पूरा समाज देखता रहता है, अगर वहां इस तरह 12 बच्चों की मौत हो गई होती तो अब तक हंगामा मच गया होता। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें अब ऐसे हादसों की आदत पड़ चुकी है। ये भारत के किसी एक राज्य या एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की यही तस्वीर है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता, किसी को कोई गुस्सा नहीं आता। आज हम अपने विश्लेषण में आपको यह भी बताएंगे कि इस दुर्घटना के लिए असली जिम्मेदार लोग कौन हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए। एटा में ठंड और कोहरे की वजह से स्कूल 20 जनवरी तक बंद कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद एटा के अलीगंज का JS विद्या निकेतन नामक एक प्राइवेट स्कूल खुला हुआ था। आज सुबह इसी स्कूल की एक छोटी सी बस करीब 50 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। तभी कोहरे की वजह से बस की टक्कर सामने से आ रहे एक ट्रक से हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर और 12 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 35 बच्चे घायल भी हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल बस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी ये बस बिना रोक टोक आराम से सड़कों पर दौड़ रही थी। किसी ने इस बस को रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी ने इस बस को रोका नहीं। ये एक भीषण हादसा है और इसीलिए इन 12 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी आज तय होनी ही चाहिए। इसे ये कहकर टाला नहीं जा सकता कि इन बच्चों की किस्मत खराब थी। ये नहीं कहा जा सकता कि इन माँ बाप की किस्मत खराब थी। इसको किस्मत के हवाले छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम जिम्मेदारी तय न कर लें। इस हादसे की सबसे पहली जिम्मेदारी उस स्कूल की बनती है, क्योंकि एटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ठंड और कोहरे की वजह से जिले के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश के बाद भी इस स्कूल को खुला रखा गया। इसलिए पहली जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के अधिकारियों की है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन नहीं किया। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल अजीत सिंह यादव और स्कूल के प्रबंधक जोगराज सिंह यादव से पूछताछ होनी चाहिए। इन दोनों के नाम आज हम पूरे देश को और प्रशासन को बता रहे हैं। इस मामले में दूसरी जिम्मेदारी जिले के शिक्षा अधिकारी की बनती है, क्योंकि डीएम के आदेशों को पालन करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा अधिकारी की ही होती है। अगर शिक्षा अधिकारी ने यह चेक करवाया होता कि उनके जिले में कोई स्कूल खुला है या नहीं, तो शायद इन बच्चों की जान बच जाती। जहां दुर्घटना हुई है वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम है रमाकांत वर्मा। इस मामले में तीसरी जिम्मेदारी बनती है इस जिले के यातायात विभाग की। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 2 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के यातायात वाहन को सड़क पर चलाने से पहले परमिट लेना जरूरी होता है। सरल भाषा में, किसी भी स्कूल की स्कूल बस को पहले परमिट लेना जरूरी होता है। ऐसे वाहनों को या इस तरह की स्कूल बस को राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी शर्तों के साथ ही परमिट दिया जाता है। ऐसे वाहनों को हर वर्ष फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता है, जिसके बाद ही उनका परमिट रिन्यू किया जाता है। इसीलिए इस मामले में राज्य के परिवहन विभाग की भी उतनी ही लापरवाही है, क्योंकि ये बस बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर दौड़ रही थी। इस मामले में असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रामचंद्र भारती की जिम्मेदारी भी बनती है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस मामले में जिम्मेदारी माता पिता की भी बननी चाहिए, क्योंकि डीएम के स्कूल बंद होने के आदेश के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। लेकिन आपको यह भी आज समझना होगा कि ये सभी बच्चे गांव के बच्चे थे और इनमें से
ज्यादातर के माता पिता खेती बाड़ी का काम करते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को स्कूल बंद होने के आदेशों की जानकारी भी नहीं थी। अगर ये लापरवाहियां नहीं होती तो शायद इन 12 बच्चों की जान बच जाती। फिलहाल एटा के अलीगंज में मातम का माहौल है। इस हादसे में जिन बच्चों की जान बच गई है वो बहुत डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इस खबर में अगर हम विश्वसनीयता के पैमानों की बात करें तो इस खबर पर मौके पर हमारे 3 रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये खबर पूरी तरह से सत्यापित है। इस खबर से जुड़े हर पक्ष की राय ली गई है और इस खबर में दिखाए गए वीडियोस पर आप भरोसा कर सकते हैं। खून से सनी किताबें, बिखरे हुए स्कूल बैग और चीख पुकार। कहते हैं कि छोटे ताबूत सबसे ज्यादा भारी होते हैं। किसी भी इंसान के लिए अपने बच्चों के शवों को गोद में उठाने से मुश्किल कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश के एटा के कई परिवारों ने आज यही मुश्किल काम किया है। एटा के अलीगंज में आज हर घर रो रहा है। चारों तरफ बस मातम पसरा है। इस इलाके के कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। 5.5 साल का किशन आज सुबह स्कूल नहीं जाना चाहता था। पिता पवन ने बेटे को बहला फुसलाकर स्कूल जाने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से स्कूल बस में बिठाकर आए थे, लेकिन किशन कभी लौट कर नहीं आया। अब ये पिता अपने आप को कोस रहा है। जब से स्कूल जाता था हम ही तैयार करते थे। उनकी मम्मी खाना बनाती थी। बस जब कभी मना करता था तो हम कह देते थे बेटा मत जाओ, आज कोई बात नहीं। लेकिन आज हमने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया तो वो खुशी खुशी चला गया। अच्छी अच्छी बातें पढ़ा के हम भेज देते थे। कह रहा था हम पापा अगले दिन जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी वो कि जो हमने भेज दिया उसे पढ़ने में बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने 10 तक टेबल जो कुछ एनसी का होता है वो सारा कुछ मैंने सिखा दिया। मैं प्रशिक्षक टीचर हूँ, इसलिए मुझे सब पता है, सारी बातें कैसे की जाती हैं वो मैं सब कुछ सिखा देता था उसको। तो वो खुशी खुशी आराम से बहुत अच्छी तरीके से चला जाता था। ये अलीगंज के ही नगला उम्मेद गांव का राजवीर सिंह का परिवार है। 2 बेटियों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था। ममता और अंशु, बस का एक्सीडेंट हुआ और ममता की मौत हो गई। छोटी बहन अंशु की हालत भी गंभीर है और अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये सर टोटल लापरवाही की वजह से हादसा हुआ टोटली। और फिर कल ही छुट्टियां घोषित कर दी थी, और छुट्टी जब घोषित कर दी है तो विद्यालय खोलने का क्या मतलब बनता है। और गांव तो जी सज्जन लोग हैं, सब गांव के और भी बच्चे जाते हैं, खेती पाती से मतलब रखते हैं। अब 10 बजे इस समय डीएम साहब का आदेश चल रहा है कि 10 बजे का विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय है। लेकिन ये बता रहे हैं कि 6 बजे गाड़ी ले आता है। लेकिन लोग मजबूरी में नहीं कुछ कहते थे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ममता की ही बुआ का लड़का लवेश कुमार उसके साथ पढ़ता था। हादसे में उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। एज कोई 8 साल है। वो सुबह में स्कूल गया था। सुबह 7:30 6 बजे करीबन गाड़ी आई थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। उसका गांव पड़ता है नंगला गिरधरपुर, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में। बिहार है कि वो पढ़ाई करता था? यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहा था 4-5 साल से। ये 7 साल के ऋषभ का घर है। ऋषभ भी इस दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे को याद करते करते ये माँ कई बार बेहोश हो जाती है। ऋषभ के दादा को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक से उनके ऊपर ये कौन सी मुसीबत आ गई। अब का बताएं, बोलो का को तो बनाती है ये का तो बाबा में पढ़ाई दे तो हमारी बनी है। इस बस में स्कूल जाने वाले सभी बच्चे इन दोनों की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। ये प्रियांशु है, पहली कक्षा में पढ़ता है। आज माँ ने स्कूल नहीं भेजा तो जान बच गई। मम्मी ने मना कर दी, जाकर तुम मर जाओ, आज तम्बाकू मर जाएगी। अच्छा, स्कूल इसलिए नहीं जाओ? डर लग रहा है। किस बात का डर? हमारे दोस्त थे जो खत्म हो गए।
प्रियांशु की बहन भी उसी की तरह खुशकिस्मत थी। ये छोटी बच्ची बस में तो मौजूद थी, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो बस के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन अब डरी सहमी है, कुछ बोल भी नहीं पा रही। कितनी तेज बस चला रहा है? बहुत तेज। कभी आपने बताया घर में कि बहुत तेज बस चलाता है या नहीं, बच्चे गाड़ी में शोर मचाते तो ठोर ब्रेक लगा देते हैं। अब उनको बच्चों को बहुत डर लग रहा है। अब वो स्कूल एक बच्ची गई थी, अब वो डर के मारे इतनी होपलेस है, उसने खाना सुबह भी नहीं खाया और उस बच्चे भी नहीं खाना खाया और उसकी मम्मी पापा ने भी बिल्कुल खाना नहीं खाया डर के मारे। आज हमारे बच्चे जो स्कूल से एक बच्ची तुम्हारी बच गई और बच्चा भी दोनों स्कूल चले जाते तो दोनों मर जाते। इसकी वजह से उन्हें खाना बिल्कुल ही नहीं। अब जरा उस बस को भी देख लीजिए जिसके ड्राइवर की लापरवाही से इन बच्चों की जान गई। इस बस के परखच्चे उड़े हुए हैं। बस की हालत देखकर यह समझा जा सकता है कि हादसे के वक्त यहाँ क्या कोहराम मचा होगा। इस बस का को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसके एक्सीडेंट होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति रही होगी। जो लोग आगे की तरफ थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल बसों के ड्राइवर बच्चों को ठूस ठूस कर भरते हैं। आज भी इस छोटी सी बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। विरोध करते कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं अधिकारी। हम छोटे आदमी कहाँ किनसे विरोध करें? अब विरोध करते तो सुनता नहीं कोई है और इन बसों का परमिट खत्म हो जाता है, इनका कोई परमिट नहीं है। जो गाड़ी चलाते हैं वो ट्रेंड लोग होते हैं? नहीं, ट्रेन कुछ नहीं होते, वो तो ड्राइवर ऐसे कर लिए जाते मद्दे सद्दे, ना उनके ट्रेनिंग है, ना उन पे लाइसेंस है, ना कुछ है। छोटे छोटे बच्चे कर लिए जाते हैं। ये इतनी तेज गाड़ी चलाते, सुबह को जब हम लोग वॉकिंग पे या सुबह को जब जाते हैं मॉर्निंग में तो इधर से भी फास्ट जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं तो बहुत ही फास्ट लेके आते हैं। पीछे नंबर डालना चाहिए कि कृपया नंबरों पे शिकायत करें। तो गाड़ी पे किसी गाड़ी पे नंबर ये नहीं है कि हम इस नंबर पे शिकायत करें। जो भी ट्रेन लोग नहीं होते उन्हें ड्राइवर बना लेते हैं और पैसे से पूरा मतलब शिक्षा विभाग ही पूरा भ्रष्टाचार से व्याप्त है। ये हादसा पहला नहीं है, ऐसे और भी कई हादसे होंगे अगर इस पर किसी तरह की कोई मतलब औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो। सीमित सीटें होती हैं, उतने अगर बच्चे भरे होते हैं और ये जो है 8 बजे का स्कूल है और बसें पहले पहुंच जाती हैं, गार्जियन उनके बच्चों 6 बजे 7 बजे रखते। और अगर ये मेरे विचार से एक एक दो गांव के बच्चे जितने हो जाए सीटों के अनुसार उतने ले आते स्कूल में छोड़ देते और दूसरे गाँव के तब बच्चे उठाते तो इतना बड़ा हादसा शायद नहीं होता। उन्होंने कोशिश ये की एक ही बार में पूरे क्षेत्र के बच्चे हमारी इस बस में आ जाए जिससे मैं दोबारा वहाँ जाना न पड़े। कोहरे और ठंड की वजह से डीएम ने 20 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन जेएस विद्या निकेतन ने नियमों का उल्लंघन करके स्कूल खोला हुआ था। नतीजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। 20 तारीख तक बंद था तो उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए था, तो इसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ उनकी मान्यता समाप्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो बस था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन की बस चल रही थी। ये बस पर कोई नंबर नहीं है, इस समय कोई नंबर अंकित नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर स्कूल प्रशासन आदेशों की अवहेलना कर रहा था तो इसका जिम्मेदार है कौन? स्कूल बंद कर दिया गया है, जबकि डीएम का आदेश ये था कि 21 तारीख तक 21 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी स्कूल को खोला गया था। उसके साथ ही जो तमाम मानक होते हैं वो भी पूरे नहीं किए गए थे। जब हम थाने में गए और उस बस को देखे तो बस नई थी और उस पर कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ था। उसके साथ ही जो कोर्ट के मानक होते हैं उसके तहत उस पे सारी चीजें नहीं लिखी गई थी, सारे नंबर नहीं थे। एटा के कई घरों में आज मातम है। बस में सवार जिन बच्चों की जिंदगी बच गई वो भी कुछ कम तो कुछ ज्यादा घायल हैं। कार्रवाई के नाम पर आदेश पारित कर दिए गए हैं। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल संचालक पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन क्या ये काफी है? और क्या ये इस बात की गारंटी है कि फिर लापरवाही की वजह से कभी ऐसे हादसे नहीं होंगे? अलीगंज से सर्वेश कुमार के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, एटा। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं और भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। वर्ष 2015 में भारत में 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सोचिए, एक साल में लगभग 1.5 लाख लोग सड़कों पर मारे गए, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में 17,666 लोगों की मौत हुई थी। यानी उत्तर प्रदेश में हर रोज सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 48 लोगों की मौत होती है और हर घंटे यहां 2 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। ये एक गंभीर स्थिति है जिसे अब बदलना होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश में कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई और एजेंसी
इस बारे में अभी तक उन्होंने सोचना भी शुरू नहीं किया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस बस में ये बच्चे सवार थे उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। अगर किसी व्यक्ति ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दे दी होती तो शायद प्रशासन इस बस के मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई कर पाता अगर चाहता तो। इसीलिए आप सभी लोगों को हमारी ये सलाह है कि अगर आपके इलाके में कोई भी वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो कम से कम आप उसका वीडियो तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप सब लोगों को, तमाम लोगों को सेल्फीज लेते हुए देखते हैं, तस्वीरें खींचते हुए देखते हैं और ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में इस वक्त कैमरे लगे हुए हैं। आप वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप जिम्मेदार लोगों को टैग करके वो वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को शर्मिंदा कर सकते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे देश की सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक्स जरूर देखे होंगे। ऐसे ट्रक्स देखे होंगे जो खचाखच भरे होते हैं और उनमें जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया जाता है। आपने सरिये से लदे हुए ट्रक और नियमों को तोड़ने वाली स्कूल की गाड़ियां भी अक्सर देखी होंगी और ऐसा कोई भी वाहन किसी के लिए भी मौत की वजह बन सकता है। मुझे यकीन है आपके घर के आसपास जब आप सड़क पर निकलते होंगे तो आपको इस तरह के वाहन दिखते होंगे। यहां तक कि आपको ऐसे 3 व्हीलर ऑटो रिक्शास भी जरूर दिखते होंगे छोटे शहरों में, जहां ये गाड़ियां 3 या 4 लोगों को ले जाने के लिए बनी होती हैं, लेकिन इनमें 6, 8 और 10 लोगों को भी कई बार ले जाया जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। इसलिए आपको इन मामलों पर बहुत जागरूक रहना होगा। खासतौर पर अगर आप किसी स्कूल बस को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएं तो आप जिला शिक्षा अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो उसकी शिकायत आप सीबीएसई से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर स्कूल की बसों पर फोन नंबर भी लिखा हुआ होता है। आप उस स्कूल में भी ड्राइवर की शिकायत कर सकते हैं। आप भी हर रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, इसलिए आपको भी स्कूलों के लिए बनाई गई उन गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए जो 2013 में इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखना अनिवार्य है। बस के पीछे स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। किराए पर रखी गई बसों पर स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस में बच्चों की देखभाल करने वाला कम से कम एक सहयोगी का होना अनिवार्य है। बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। बस में आग बुझाने का उपकरण जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बस में कोई अभिभावक या टीचर का होना भी अनिवार्य है। आपको भी यह चेक कर लेना चाहिए कि आपके बच्चे की स्कूल बस इन नियमों का पालन करती है या नहीं। हमारी अपील है कि आप अपने स्तर पर अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए सामाजिक प्रेशर ग्रुप्स बनाएं और नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर नियमों के पालन का दबाव बनाएं। लेकिन हमारे देश में एक और समस्या है और वो समस्या ये है कि यहाँ ऐसे सड़क हादसों को लोग ये समझकर भूल जाते हैं कि सड़क की ये घटना उनके साथ थोड़ी हुई है। 2-4 दिन या हफ्ते भर तक आक्रोश में रहने के बाद सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है और हम सब कुछ किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। ये मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं कि जो व्यक्ति मारा गया, जिस व्यक्ति का बच्चा मारा गया, शायद उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था और हमें पूरी आशंका है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई स्कूल फिर से खुलेगा। ठंड और कोहरे में कोई और स्कूल बस दुर्घटना का फिर से शिकार होगी और फिर किसी और घर का चिराग ऐसे ही बुझेगा। हमें ये तस्वीर बदलनी होगी। हमारे देश में नियमों के पालन को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ 500 रुपए के नोट की गर्मी से बहुत सारे नियम और कानून पिघल जाते हैं। इसलिए एटा के हादसे के लिए निजी स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस खबर में डीएम से लेकर माता पिता तक हर किसी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। डीएम आदेश तो दे देते हैं। डीएम से हमारा मतलब है हमारे देश में जो सरकारी अफसर हैं वो आदेश तो दे देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो उस आदेश को लागू नहीं करवा पाते, क्योंकि जिन लोगों पर आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी है वो लापरवाही की चादर ओढ़कर सोए रहते हैं और बच्चों के माता पिता तक इस तरह के आदेश कई बार पहुंचते ही नहीं। इसलिए ये खबर एक केस स्टडी की तरह है जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर आम जनता और माता पिता तक सबके लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है।